गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। तो इसके पहले के वीडियो में क्लास 12th के जो इंग्लिश मॉडल पेपर है क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए, हम उस पेपर का जो वीडियो है वो कवर कर रहे थे और इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, लेकिन छोड़ दिया था बहुत कुछ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये सब हम कर चुके हैं और आप देखिए कि फिल इन द ब्लैंक तक हमने कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन 7 है डू एज डायरेक्टेड। ये जो डू एज डायरेक्टेड है इसको हम लिख करके बताएंगे और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये क्या है, एक सीन पैसेज है जो आपकी इंग्लिश बुक द लास्ट लेसन का एक पैराग्राफ है। तो इस लेसन को पहले समझ लेते हैं। माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई गिव यू। मिस्टर हैमल अपने क्लास में जाते हैं, बच्चे बैठे हैं, गांव के बड़े लोग भी, जो सम्मानीय लोग हैं वो भी आए हुए हैं और वो क्लास को संबोधित करके कह रहे हैं, मेरे बच्चों ये मेरा आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, कि लॉरेंस और एल्सेस के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जर्मन भाषा के जो नए मास्टर हैं वो कल आ जाएंगे। सो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये आपका जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है फ्रेंच, उस मातृभाषा का ये आखिरी पाठ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाह रहा हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुने और मेरी बात को समझें। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। जो फ्रांस ने जब सुना तो उसे बिल्कुल आश्चर्य। उसने कहा, अरे ये कैसा चौंकाने वाला और कैसा अनपेक्षित शब्द है मेरे के लिए, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अब हमको फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारी मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि हमको जर्मन पढ़ाया जाएगा। ओ द wretches, that was what they put up at the town hall। तो फिर ये एकदम से कहता, अरे ये शायद वही चीज़ था जो ऑर्डर बुलेटिन बोर्ड पर लगा था टाउन हॉल के सामने और लोग भीड़ लगा करके पढ़ रहे थे, शायद ये वही ऑर्डर था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अरे मैंने तो बिल्कुल ढंग से फ्रेंच भाषा पढ़ा ही नहीं, मैं तो बड़े मुश्किल से ही कुछ लिख पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और अब तो मैं शायद आगे भी मैं फ्रेंच भाषा, अपनी मातृभाषा को नहीं पढ़ पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मुझे क्लास में रुकना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था। तो बच्चों, समय निकले इसके पहले आप अटेंटिव रहिए और क्लास अटेंड करिए और पढ़ाई कीजिए। ओह हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैं अपने लेसन्स को नहीं पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एट, है ना, चिड़ियों के घोंसले को ढूंढ रहा था, उसमें अंडे हैं कि नहीं ये देख रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और फिसल पट्टी पर फिसल रहा था। यानी कि स्कूल बंक करके मैं चिड़िया के अंडे ढूंढने चला जाता था, या फिर मैं क्या करता, फिसल पट्टी पर फिसलने चला जाता था। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि मैंने फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल एगो। मेरी किताबें जो आज अभी से कुछ समय पहले तक एक बोझ लगती थी मेरे लिए, बिल्कुल अनवांटेड चीज़ थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था किताबों से पढ़ना। सो हैवी टू कैरी, बहुत ही मेरे को भारी लगती थी कि इनको पीठ पे लाद के ले जाना पड़ता है। माई ग्रामर, चाहे वो ग्रामर की बुक हो, और माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, चाहे संत महात्माओं की जो बड़े महापुरुष हैं उनकी इतिहास की बातें हों, वर ओल्ड फ्रेंड। ये
ये किताबें अब मुझे बिल्कुल भी वज़न नहीं लग रही थी, बिल्कुल ही बेकार नहीं लग रही थी, बल्कि क्या लग रही थी, मेरी ओल्ड फ्रेंड लग रही थी। कौन? किताबें। मैं कस के पकड़ लिया अपनी किताबों को कि नहीं, ये मेरी किताबें हैं। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब मैं इन किताबों को नहीं छोड़ सकता था, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आ रही है। तो ये आपका सीन पैसेज है, जो कि फ्रेंच जो है जब आता है क्लास में और मिस्टर हैमल अपना क्लास शुरू करने के पहले लेक्चर देते हैं। तो इसके ऊपर ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट जो दिया है कि विच ऑफ दिस ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया? क्लोजर ऑफ स्कूल, नो फ्रेंच टू बी टॉट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रांस and transfer to Mr. Hemal. The correct answer is second, no French to be taught, कि अब आज के बाद से फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज मिस्टर हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। मिस्टर हेमल क्यों चाह रहे थे कि बच्चे या जो भी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं वो उनकी बात को ध्यान से सुने? Because it was his last French lesson, because of the order has come from Berlin, because he is about to tell important questions for their exam, because he is going to be retired. The first option is correct, because it is his last French lesson, क्योंकि आज वो अपने मातृभाषा का आखिरी लेसन, आखिरी सबक, आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहे थे। थर्ड इज विच ऑफ दिस सीम्स ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांस। फ्रांस को अपनी बहुत पुराने मित्र क्या लग रहा था? मिस्टर हैमल लग रहे थे, हिज ब्लैक बोर्ड, हिज क्लासमेट्स और हिज बुक। और ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि उसको अपनी किताबें क्या लग रही थी? ओल्ड फ्रेंड्स लग रही थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी। ये कैसी चौंकाने वाली शब्द थे मेरे लिए। तो विच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव लाइन। तो इस लाइन में जो अंडरलाइन किया हुआ थंडर क्लैप, इसका क्या मतलब है? लाउड एंड क्लियर, प्लीजेंट एंड वेलकम, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, encouraging and full of zeal. Then correct answer is C, startling and अनएक्सपेक्टेड, चौंकाने वाला और अनापेक्षित, जिसकी आशा ना की गई हो। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। तो जब फ्रांस ने सुना कि मिस्टर हैमल कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन है, तो उस समय क्या भावनाएं उसके दिमाग में आई, मूड कैसा बन गया फ्रांस का? इंस्पायर्ड एंड चीयरफुल, रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल, ऑप्टिमिस्टिक एंड सीरियस, रोमांटिक एंड ह्यूमरस। तो क्या मूड बना था? रिपेंटिंग एंड सॉरोफुल। एक तो उसे दुख हुआ था, साथ में रिपेंट कर रहा था, अफसोस भी कर रहा था कि वो क्यों नहीं अभी तक ध्यान से अपने मातृभाषा को पढ़ा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये ईच कैरिंग 1 मार्क्स। आप देखिए 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों के एक एक नंबर हैं, और ये 5 नंबर कवर करता बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। देन 9th क्वेश्चन पर आते हैं। 9th का ए पोर्शन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये आपके पोम का एक दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, और इसकी मीनिंग देखते हैं। और इसके ऊपर भी आप देखिए कि 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और 3 क्वेश्चन की ईच कैरिंग 1 मार्क्स, 1 नंबर हर क्वेश्चन के हैं। देन, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। जब लेखिका कह रही हैं कि जब हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए, प्रीमाइसिस में एंट्री कर गए, सिक्योरिटी चेक हमने पार कर लिया, और सिक्योरिटी चेक के उस पार में खड़ी थी, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूर पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर। तो मैंने दोबारा उनकी ओर देखा। किन की ओर देखा? अपनी माँ की ओर देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर मून।
मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल दुखी, बिल्कुल पीला मुरझाया हुआ लग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे शरद ऋतु का क्षीण हुआ चंद्रमा रहता है। एंड लेफ्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, और उनकी जो इस तरह का चेहरा था वो देख करके मेरे अंदर एक पुरानी जानी पहचानी सी टीस उठी। कैसी टीस? माई चाइल्डहुड फियर। बचपन से मेरे अंदर जो एक डर था वो फिर सिर उठाया कि कहीं मेरी माँ से मैं बिछुड़ ना जाऊँ, माँ मुझे इस एज में मुझे छोड़ के चली ना जाए। ये एक डर था जो हर बच्चे के मन में रहता है, माँ बाप की उंगली पकड़ के रखता है ना। तो हमारी लेखिका के मन में भी ये था, हालांकि लेखिका बड़ी थी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन अपने डर को मैंने अपने चेहरे पे नहीं आने दिया, ठीक है। और क्या किया? ऑल आई डिड, जो मैंने किया वो ये था, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि ज़बरदस्ती मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे रखा और अपने दर्द को अपने अंदर छुपा करके मुस्कुराते हुए यार्ड के पीछे से, जो चेक पोस्ट के पीछे से मैंने हाथ हिला करके कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर जल्दी मिलेंगे, मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी। तो इसमें आप देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस पैराग्राफ के आधार पर आपको क्या करने हैं, इसको आंसर करना है। विच ऑफ दीज हैज़ पोएट कंपेयर मदर्स फेस टू। माँ के चेहरे की तुलना पोएटिस किस चीज़ से कर रही है? फुल मून ब्राइटनेस, लेट विंटर्स मून, यंग चिल्ड्रेन, यंग ट्री। तो लेट विंटर्स मून। देखिए आपकी पोएम है या कोई पैराग्राफ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग मालूम हो। आप उसको पढ़िए, समझिए, काफ़ी कुछ गेस हो जाता है और उसके आधार पर आंसर करिए। माइनस मार्किंग नहीं होता, बिंदास करिए। देन विच ऑफ दीज वॉज द रीज़न ऑफ मदर्स पेल फेस। माँ का चेहरा पीला पड़ रहा था, क्यों पड़ रहा था, क्या कारण था? मदर्स ओल्ड एज, मदर्स डिप्लेटिंग एनर्जी, मदर्स इलनेस, और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि ए में क्या दिया है? मदर्स ओल्ड एज। पहले तो माँ की उम्र बहुत ज़्यादा थी, वो उम्र दराज हो चुकी थी, बुज़ुर्ग हो चुकी थी। मदर्स डिप्लेटिंग एनर्जी, और उनकी उम्र के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा जो है वो कम होती जा रही थी। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज़। तो ये जो जिस पोएम से लिया गया है टेक्स्ट, उस पोएम की राइटर कौन है? जॉन केट्स, कमला दास, प्लेबो नेरुला और एड्रियाना रिच। द करेक्ट आंसर इज़ कमला दास। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि फिर आता है आपका एक और एक्सट्रैक्ट बी, यानी कि अभी आपने ए किया है, 9th का देखिए ए किया आपने, और अब 9th का ये बी आता है। तो 9th का ये जो बी है ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर का है, और इस एक्सट्रैक्ट को भी हम देख लेते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ aboard a Russian research vessel, the academic Sholarsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. तो इस वर्ष मैंने खुद को, लेखिका कह रही हैं कि इस वर्ष मैंने खुद को एक रूसी जहाज़, रूसी शोधपोत क्या होता है? रिसर्च वेसल, जहाँ पर रिसर्च किया जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में किया गया हो, उस पर सवार पाया। और जिस रिसर्च वेसल पर ये सवार थी उसका नाम था एकेडेमिक सोलास्की। और कहाँ जा रहा था ये? कि दुनिया के सबसे सूखे, कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट, सबसे सूखे, सबसे ठंडे एंड विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट, और तेज़ हवाओं वाला महाद्वीप था। क्या महाद्वीप था वो? एंटार्कटिका था। एंटार्कटिका की ओर जा रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.9 degrees नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द मद्रास। मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से शुरू हुई।
and involved crossing the 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at last as many ecosphere। और जब ये यात्रा शुरू हुई तब से इसमें 9 समय विभाग, 6 चौकियाँ, 6 चेक पोस्ट को पार करना शामिल था। साथ ही इसमें 3 समुद्र और कम से कम इतने ही इकोस्फीयर यानी कि वायुमंडल से गुजरना भी था। तो ये जो है आपका एक्सट्रैक्ट है, इसकी मीनिंग देख लिया। इसमें आप देखिए कि 4 क्वेश्चन हैं, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। द अबव टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर इवेंट्स ट्राइज ऑन ओ लेवल, memories of childhood, the tiger king, journey to the end of the earth, and obviously journey to the end of the earth से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है। Who is I in the above line? I कौन है above line में? तुषानी डोसी, काल्की, परलेस बक और विलियम सैरोयान। तो कौन है? तुषानी डोसी जो कि राइटर हैं। What was एकेडमिक सोलास्की? ये एकेडमिक सोलास्की क्या था ये पहले ही बता दिया। ए बोट था, एक कैनन था, तोप था, ए वाटर क्राफ्ट था, ऑल दिस। तो ए वाटर क्राफ्ट जलपोत था। वेयर वॉज द नैरेटर ट्रैवलिंग टू? नैरेटर हमारी कहाँ यात्रा कर रही थी? एम्स्टर्डम, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। कहाँ कर रही थी? वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट और विंडीएस्ट जगह है अंटार्कटिका। वहाँ की ये क्या कर रही थी? सफ़र कर रही थी, वहाँ जा रही थी रिसर्च के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ये सब मैं आपको दे देती हूँ। जो हमारे पास रिटन है वो मैं उसमें दे देती हूँ। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा क्वार्टरली एग्ज़ाम का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक सिर्फ ये मॉडल पेपर है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, इसके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं डू एज डायरेक्टेड, जो कि एनी 5 आपको करना है, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। तो 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। नाइदर नॉट से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो सीता जो है इसको नाइदर नॉट से ज्वाइन करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम नाइदर लिख देंगे, डांस डज। नाइदर नेगेटिव है, जब नेगेटिव रहेगा तो जो हम नाइदर नॉट से जोड़ेंगे तो उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। तो हम लिखेंगे इसको, हम हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं। नाइदर डज सीता सिंग। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे नॉर डज। सीता सीता बार बार नहीं लिखेंगे, अब इसके जगह हम इसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी डांस। तो ये आपका नाइदर नॉट से जुड़ करके आपका सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए कि इफ़ राजेश डजंट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। इसको हमें इफ़ की जगह अनलेस लगा करके लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। तो अगर हमारे सेंटेंस में इफ़ नॉट ऑलरेडी है तो उसको हटा करके हम अनलेस लगा देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर इफ़ है और नॉट है, तो इफ़ नॉट को हटा देंगे। और ये डज है, तो डज का जो एस है वो आपके वर्ब में आ जाएगा, एक्ट्स हो जाएगा। तो इफ़ की जगह हम क्या लगा दें? अनलेस राजेश इफ़ नॉट हट जाएगा, एक्ट का क्या हो जाएगा? एक्ट्स नाउ। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिख दीजिए। ही विल लॉस एवरीथिंग। ओके, देन द जर्नी वॉज लॉन्ग। यात्रा काफ़ी लंबी थी। एवरीवन एंजॉयड इट। फिर भी लोगों ने इसका
एंजॉय किया। तो द जर्नी वॉज, दो यानी क्या होता है, यद्यपि। तो यद्यपि जर्नी लंबी थी फिर भी लोगों ने या इसको एंजॉय किया। तो हम सबसे पहले दो लगा देंगे। द जर्नी वॉज लॉन्ग, दूसरा सेंटेंस लिखने के पहले हम कॉमा लगाएंगे और स्मॉल लेटर से लिखेंगे एवरीवन एंजॉयड इट। नेक्स्ट, शी हर्ट हर फ्रेंड, इसको हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा हर्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म है। हर्ट 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 होता है। तो आप देखिए कि अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो शी के साथ यहाँ हर्ट्स लगता, लेकिन यहाँ हर्ट्स नहीं है, इसलिए ये कौन सा टेंस है कि ये मान के चलिए कि ये आपका पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाते समय हम क्या लिखते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ डिड नॉट लगाएंगे। शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। नेक्स्ट, आई डोंट नो हाउ वाई ही हैज़ कम हियर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन क्लॉज है इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा क्लॉज है। तो अगर हम इस क्लॉज को हटा करके इसकी जगह हम कोई प्रोनाउन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, मैं ये आपको समझा रही हूँ, केवल आप कीजिएगा नहीं इसको। आई डोंट नो दिस, यह सिर्फ आपके समझने के लिए है। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। तो इस दिस को हटाकर इसकी जगह लगाया गया है वाई ही हैज़ कम हियर, यानी कि ये जो अंडरलाइन जो आपका क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नो। ठीक है, तो बेस अपना क्लियर रखिए। नेक्स्ट, द मैन इज़ माई नेबर, द मैन इज़ टॉकिंग टू योर अंकल। तो इसको हमको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा करके रिलेटिव क्लॉज बनाना है और फिर इसको जोड़ना है। तो आप देखिए, द मैन इज़ माई नेबर, तो मैन, किस मैन की बात कर रहे हैं, द मैन इज़ टॉकिंग टू योर अंकल। तो द मैन लिविंग बीइंग है, इसलिए हम इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या होगा, हु होगा। और जिसको ये रिलेट कर रहा है हम सीधे वहीं पर इसको लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द मैन, ये रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा हु लगने से, तो ये रिलेटिव क्लॉज लिख देंगे, हु इज़ टॉकिंग टू योर अंकल। बाकी बचा हुआ लिख देंगे, इज़ माई नेबर। तो ये आपका रिलेटिव क्लॉज लगा करके हमने एक पूरा सेंटेंस बना दिया है ना। तो इस तरह से डू एज डायरेक्टेड आप कीजिए, बहुत इजी होता है। इससे रिलेटेड मेरे पास जो भी वीडियो है मैं आपको सेंड कर दूंगी और एग्जाम्पल आप इसके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। 8th और 9th आपने कर लिया था। अब देखिए, वो जो एक्सट्रैक्ट वाला था वो कर लिया था। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनी 5 रहता है, 30 वर्ड में लिखना रहता है और ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 10 नंबर का रहता है। तो मैं केवल क्वेश्चन आपको बता दे रही हूँ, इस क्वेश्चन से आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा।
पर ध्यान रखिएगा, एक बार फिर कह रही हूँ, ये सिर्फ मॉडल पेपर है, तैयारी आप अपनी पूरी रखिएगा। What did Franz notice unusual about the school that day? Second, what had been put up on the bulletin board? What makes the city of Firozabad famous? Who was Saheb? What was he doing and why? Why was Douglas determined to get over the fear of water? From where did Paddler get the idea of the world being a rat trap? How is Mukesh's attitude to his situation different from that of his family? तो ये वेरी शॉर्ट आंसर का है। अगेन है कि एनी 3 इन 30 वर्ड्स, ठीक है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये पोएम से रिलेटेड है। देखिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स? Why does the mother been compared to the late winter moon? What is the sadness referred in the poem Keeping Quiet? Do you think the poet advocates total inactivity and death? तो ये आपका कवर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का है। एनी 2 करना है 30 वर्ड्स में, ईच कैरिंग 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के हैं ये। देन व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू? नेक्स्ट, व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन? हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेलिसबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन 1894? नेक्स्ट, एनी 2 है इन 75 वर्ड्स, ईच कैरिंग 3 मार्क्स, 6 नंबर का है, ठीक है। तो हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर? देन मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द क्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन फॉर द चिल्ड्रेन गार्बेजेस हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन टू देयर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 75 वर्ड्स, और ये एक क्वेश्चन करना है और में दिया है 3 मार्क्स का है। तो पोएम से है पहला, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, और ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जो कमला दास थी, जब वो विदा हो रही थी तो उनकी पार्टिंग वर्ड से सी यू सून अम्मा, और जो मुस्करा रही थी उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? देन आंसर इन 75 वर्ड्स, तो ये भी लॉन्ग आंसर है, एक ही आपको करना है और 3 नंबर का है, 75 वर्ड्स में करना है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द थर्ड लेवल, और दोनों में से एक। What values of life does the story Tiger King give us? So students, this is all about the model paper of class 12th for quarterly examination. Best of luck for you. आप यहीं से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, क्योंकि क्वार्टरली एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ही डिटरमिन करेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।